गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की जो भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं उनमें अपन जवाहरलाल नेहरू को लेकर के अपन ने अपना जो अध्ययन था वो प्रारंभ किया था। और जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में मैंने आपको बताया था उनके जीवन परिचय को लेकर के, जबकि आप भी नेहरू जी के बारे में आप भी बहुत कुछ जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जो गौरव है वो उन्हें प्राप्त था और भारत की स्वतंत्रता जो आंदोलन का जो इतिहास रहा है उनमें भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो अपने को दिखाई देती है। और किस प्रकार भारत की जो विदेश नीति की अपन जब चर्चा करते हैं, विदेश नीति के जो आधारभूत जो तत्व हैं या अपन ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पे एक शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में या अपन यूँ कहें कि साम्राज्यवाद जैसी जो नीतियां थी उनके विरोध स्वरूप उन्होंने जो प्रयास किए थे वो भी अपने को दिखाई देते हैं। तो आज की क्लास में अपन नेहरू जी के संदर्भ में यही जानने का प्रयास करेंगे कि नेहरू जी का जो राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार थे वो उन्होंने किस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किए थे और सांप्रदायिकता को लेकर के नेहरू जी के जो विचार हैं वो क्या रहे थे। इसके अलावा अपन ये देखने का प्रयास भी करेंगे आज की इस क्लास में कि विश्व के रंगमंच पे नेहरू जी का जो योगदान था वो किस प्रकार था। मैं आपको ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाऊंगा, आपको विश्व रंगमंच की अपन जब चर्चा करेंगे तो मैं आपको बेसिकली दो तीन चीज़ें जो है वो आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आप खुद एक बार इस क्लास के साथ आप खुद अपने दिमाग में ये चीज़ें दौड़ाने का प्रयास कीजिए कि आपने गुटनिरपेक्षता के बारे में सुना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपने सुना है, पंचशील का जो सिद्धांत था उसके बारे में भी आपने सुना है, साम्राज्यवाद के विरोध की जो नीति है उसके बारे में भी आपने सुना है। तो आप एक बार इन चीज़ों को रिवाइज करने का प्रयास कीजिए कि जब अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसी संस्था की चर्चा करते हैं, यूएनओ की जब चर्चा करते हैं, यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रयास करता है विश्व में शांति जो व्यवस्था है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने का जो प्रयास करता है। किस प्रकार से अपन जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अपन जब चर्चा करते हैं तो गुटनिरपेक्ष का जो आंदोलन है उसने किस प्रकार से विश्व में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर था उसकी संभावनाओं को खत्म कर दिया। क्योंकि आपने दो विश्व युद्ध के बारे में तो सुना है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध भी घटित कहीं ना कहीं होता क्योंकि शीत युद्ध का जो वातावरण जो बना था उस समय ऐसा लग रहा था कि जो तीसरे विश्व युद्ध की जो संभावनाएं हैं वो दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष का जो आंदोलन उस समय चला था जिसके कारण ये जो तृतीय जो वर्ल्ड वार है ये घटना जो है घटित नहीं हुई थी। तो इस प्रकार जब अपन इन चीजों को देखते हैं तो अपन ये पाते हैं कि बेसिकली गांधी जी का इन चीजों के संदर्भ में जो उनका योगदान है वो महत्वपूर्ण रहा है। अब मैं आपके सामने चर्चा करता हूं गांधी जी के राष्ट्रवाद को लेकर के कि गांधी जी के राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। सॉरी, नेहरू जी के, मैं यहां लिख देता हूं JL नेहरू। गांधी जी का तो नाम आ गया इसमें, JL नेहरू की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो नेहरू जी के महत्वपूर्ण जो विचार थे वो अपन ने पहले देखे थे, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद ये अपन पढ़ चुके हैं और एग्जाम में इससे सवाल भी पूछा जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है इनका वो है राष्ट्रवाद संबंधी विचार, राष्ट्रवाद संबंधी विचार। इसके साथ ही अपन दूसरी चर्चा कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रवाद की चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा छोटा को सवाल बनता है तो नेहरू जी का एक बनता है सांप्रदायिकता संबंधी विचारों को लेकर के, क्योंकि भारत में उस समय सांप्रदायिकता की जो ज्वाला थी जिसके आधार पर अपन देखते हैं भारत का विभाजन हुआ था। तो इसको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे कि सांप्रदायिकता का जो अर्थ जो होता है वो क्या निकल करके आता है। और एक सवाल अपन इसमें और देखने का प्रयास करेंगे कि नेहरू जी का योगदान, ये अब आप यहां देख सकते हैं
कि एग्जाम में अपने सामने जो सवाल बन करके आते हैं, बेसिकली बड़े सवाल की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो लोकतांत्रिक जो समाजवाद है इससे बड़ा सवाल बन करके आता है। इसके बाद राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार दिए थे नेहरू जी ने, उससे एक सवाल बनता है, या नेहरू जी के संपूर्ण योगदान में अपन सांप्रदायिकता की भी चर्चा कर सकते हैं, राष्ट्रवाद की भी चर्चा कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रवाद को भी देख सकते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद को भी देख सकते हैं। इन सब का कंपैरिजन जो है अपन उसके योगदान के अंदर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से नेहरू जी के संपूर्ण चिंतन को अपन जो राजनीति विज्ञान के अंदर अपन जब पढ़ते हैं तो बेसिकली अपन उनके इन बिंदुओं को जानने का प्रयास करते हैं। अब अपन एक चीज तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये नेहरू जी का जो लोकतांत्रिक समाजवाद की जो अवधारणा थी उन्होंने जो प्रस्तुत की थी उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, और मैंने आपको बताया था इसमें दो शब्द है, लोकतंत्र और समाजवाद। और मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र किन चीजों पे बल देता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अर्थात भाईचारे पे बल देता है। ऐसे इसका जो पहलू जो अपन चर्चा करते हैं लोकतंत्र की, वो आर्थिक पहलू, व्यक्ति का जो आर्थिक पहलू होता है उसकी चर्चा करते हैं। समाजवाद की अपन चर्चा करते हैं तो समाजवाद व्यक्ति की जो आर्थिक पहलू है उसको केंद्रीय स्थान प्रदान करता है, और व्यक्ति की आर्थिक समानता है, व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति की न्याय है, व्यक्ति को जस्टिस की अपन चर्चा करते हैं, व्यक्ति को अपन इसकी सिक्योरिटी की अपन चर्चा करते हैं, सुरक्षा की अपन जो बात करते हैं वो समाजवाद के अंदर आती है। और नेहरू जी ने इन दोनों में क्या किया है, संतुलन स्थापित किया है कि भारत की जो व्यवस्थाएं हैं भारत की, उस व्यवस्था में लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा जो है वो सफल हो सकती है। इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को भारत के संदर्भ में रखा था। अब राष्ट्रवाद संबंधी अपन चर्चा करते हैं तो नेहरू जी पे जो है ये इस प्रकार के आरोप भी लगे हैं कि नेहरू जी ने अंतरराष्ट्रवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। नेहरू जी का जो राष्ट्रवाद था वो संकीर्ण नहीं था। अपन एक चीज यहां निकाल सकते हैं कि नेहरू जी का जो राष्ट्रवाद है वो संकीर्ण नहीं है साहब, यानी संकीर्ण राष्ट्रवाद की वो चर्चा नहीं करता है। उनकी जो राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार है वो उदार राष्ट्रवाद जो था उसकी जो अवधारणा है उनका समर्थन नेहरू जी ने किया है कि राष्ट्रवाद लोगों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की सभ्यता, राष्ट्र की जो संस्कृति है, राष्ट्र की जो मूल्य हैं, वो लोगों के मन में, लोगों की भावनाओं में उन चीजों को क्या करना है, पुनः जीवित करने का जो कार्य था उसका आधार लेकर के उन्होंने राष्ट्रवाद की जो अवधारणा दी है। इसके मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं उनके आधार पे अपन इनको समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रवाद को उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो आप अपनी जो नोटबुक है वो अपने साथ साथ रखें, क्योंकि अपन चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रवाद को लेकर के, और राष्ट्रवाद के संदर्भ में अपन उनके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवाद में वो सीमित उदार लिख सकते हैं अपन, सीमित भी दे सकते हैं, उदार भी दे सकते हैं, सीमित या उदार लिख सकते हैं पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां इसको किस प्रकार से परिभाषित करता है, संतुलित राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। सीमित, संतुलित, राष्ट्रवाद। अब देखिए यहां शब्द लिखा है संतुलित, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई राष्ट्र है और इस राष्ट्र के लोगों में अपने राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति, उसकी भाषा जो भी है उनके आधार पे लोगों को अपनी शैली की जो प्राचीन काल की जो भावनाएं, जो आस्थाएं, जो परंपराएं, उनके आधार पे उनमें अपने राष्ट्र के प्रति एक समर्पित भाव जो पैदा किया जाता है। यहां नेहरू जी वो उदार, सीमित, संतुलित राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। कैसे कि वो केवल और केवल ये नहीं है कि अपने ही राष्ट्र की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अन्य जो राष्ट्र हैं उनके साथ भी क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। हमें उनको भी एक आलोचना के रूप में या विरोध के रूप में नहीं देखना है। ये नहीं है कि केवल अपने ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति का अपन सम्मान करें, उनकी अपन चर्चा करें, अपने लिए उतनी उनके लिए भी वो भी आवश्यक है। तो दूसरे के प्रति, दूसरे राष्ट्रों के प्रति, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा के प्रति लोगों के मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लोगों की आलोचना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने एक संतुलित जो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी वो हमारे सामने रखी थी। उदार राष्ट्रवाद की चर्चा की थी, लोगों के बीच में एक ऐसे
राष्ट्र की जो भावनाएं, जो आकांक्षाएं जो हैं, उनको संतुलित रूप से उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। और इस संतुलित शब्द को अपन यही देखेंगे कि एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ जो भावनाएं, जो आस्थाएं जो होती हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति जो होती है, उनके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, ना ही हमें उसके प्रति कोई आलोचना का भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो ये उदार संतुलित में दिया था। दूसरा है स्वतंत्रता, कि राष्ट्रवाद के लिए जरूरी क्या है? स्वतंत्रता का मूल मंत्र, स्वतंत्रता का मूल मंत्र। अब भारत में राष्ट्रवाद की जब वो चर्चा कर रहे हैं, नेहरू जी भारत में राष्ट्रवाद की चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय भारत क्या था? पराधीन राष्ट्र था। क्या था? पराधीन था। भारत ब्रिटिश राष्ट्र के अधीन था, इसलिए भारत क्या था? पराधीन राष्ट्र था। तो यहां राष्ट्रवाद की भावना के लिए सबसे जो उसका मूल मंत्र है वो है राष्ट्र की स्वतंत्रता। नेहरू जी के लिए भी ये जरूरी था। नेहरू जी भी इसी चीज पे बल देते थे कि राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की जो चर्चा, राष्ट्रवाद का जो विचार है, उसमें राष्ट्र की जो स्वतंत्रता है वो सर्वोपरि है। यानी राष्ट्र की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। पहले राष्ट्र की स्वतंत्रता जो है उसको प्राप्त करना। तो उनका जो मूल मंत्र था, स्वतंत्रता की चर्चा थी, स्वतंत्रता थी राष्ट्र की स्वतंत्रता। राष्ट्र स्वतंत्र होगा तो लोगों की स्वतंत्रता जो है, उसके जो अधिकार हैं वो स्वतंत्र होंगे, वो स्वतंत्र होकर ये कार्य करेंगे। तो इस प्रकार वो पराधीन राष्ट्र की जो बात भारत के अंदर थी, उसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता को मूल मंत्र में, राष्ट्रवाद की भावना में रखा कि सबसे पहला कार्य जो अपना है, प्रयास जो है, वो है राष्ट्र की स्वतंत्रता। तो इनके राष्ट्रवाद की जो भावना, जो मूल है, उसमें स्वतंत्रता का जो भाव है वो मूल है। दूसरी ओर अपन लिख सकते हैं इसमें, इनका राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था। संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं, यानी नेहरू जी के जो राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार हैं वो संकीर्ण नहीं है। अब संकीर्ण नहीं है वो कैसे? मैंने आपको यहां बताया था कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ उसकी भावनाएं, उनकी जो आस्थाएं हैं, उनका भी सम्मान करे, उनका विरोध नहीं करे। इस रूप में वो देखते हैं। केवल लोगों में अपने राष्ट्र की भावनाएं केवल अपने ही क्षेत्र तक सीमित नहीं है, उनका जो अच्छाइयां हैं वो भारत तक फैले। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के जो आयाम हैं वो अन्य राष्ट्रों तक भी फैले। हमें उनकी राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए। हमें उन्हें विरोध के स्वरूप में, उनकी आलोचना के रूप में हमें नहीं देखना। इसलिए उनका राष्ट्रवाद जो है वो संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति की व्यवस्था चाहते हैं, साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। रंग भेद जैसी नीतियां थी लोगों के बीच में, राष्ट्रों में अपने देखने को मिली थी, तो उन चीजों का भी उन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। तो आप साथ साथ इन चीजों को आप नोट करते रहे। फिर देखते हैं विविधता में एकता। विविधता में एकता, अब इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद जानते हैं। विविधता में एकता यानी भारत के संदर्भ में अपन देखें तो भारत के अंदर अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति संप्रदाय के लोग जो है वो क्या है? निवास करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्र की बात करें तो सब में क्या देखने को मिलती है? एकता देखने को मिलती है। तो यहां विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदाय के लोग जो हैं वो निवास करते हैं, लेकिन उनमें किसी प्रकार का अंतर्विरोध नहीं है, ना धर्म के नाम पे, ना संप्रदाय के नाम पे। यहां ये जो विरोध उत्पन्न हुआ है भारत में, यहां नेहरू जी क्या कहते हैं कि ये विरोध जो था, ये जो यूरोपियन जो राष्ट्र थे, इनके कारण भारत में सांप्रदायिकता की जो ज्वाला है वो भड़की थी। और आज भी अपन देखें तो भारतीय सांप्रदायिकता की ज्वाला में आज भी क्या है? धधक रहा है ऐसा। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय भावना की अपन चर्चा करें तो उसमें अपने को क्या है? एकता दिखाई देती है। एकता, अखंडता का जो गुण है वो इसमें दिखाई देता है साहब। तो यहाँ विविधता में एकता की चर्चा जो है भारत के संदर्भ में इसी रूप में आपको देखनी है कि भारत में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय मूल के रूप में अपन देखें तो यहाँ उनमें एकता जो है वो दिखाई देती है। इसी चीज पे नेहरू जी बल देते, विविधता में एकता पे बल देते। साम्राज्यवाद का विरोध, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं आपके सामने।
साम्राज्यवाद का विरोध। नेहरू जी ने साम्राज्यवाद का विरोध किया था कि साम्राज्यवाद की जो नीति होती है, साम्राज्यवाद की नीति में क्या होता है, एक राष्ट्र क्या होता है, आर्थिक शोषण करता है, दूसरे राष्ट्रों में आर्थिक शोषण को बढ़ावा मिलता है। साहब सबसे बड़ी चीज साम्राज्यवाद की जो नीति है, उससे क्या होता है कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र जो होता है वो दूसरे राष्ट्रों को क्या कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, उसकी राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों को क्या कर लेता है, अपने नियंत्रण में ले लेता है, जिसका मूल असर जो होता है वो आर्थिक शोषण पे पड़ता है। तो नेहरू जी ने साम्राज्यवाद का क्या किया था, विरोध किया था। अर्थात सभी राष्ट्रों को अपनी स्वतंत्र जीवन शैली अपनाने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करने का अधिकार होना चाहिए, उनकी राजनीतिक गतिविधियां, उनकी आर्थिक गतिविधियां किसी दूसरे राष्ट्र के द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने साम्राज्यवाद की नीति का उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। इसके अलावा आगे देखिए आप, समन्वयवादी दृष्टिकोण। समन्वयवादी समन्वयवादी दृष्टिकोण में अपन क्या देखते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखते हैं। अतीत प्लस वर्तमान प्लस भविष्य, इन चीजों को देखा जाता है। इन तीनों में क्या किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है कि हमारे अतीत की जीवन शैली क्या थी, हमारे वर्तमान की जीवन शैली क्या है, और उसी आधार पे भविष्य की जीवन शैली जो है उसका निर्माण करने का प्रयास जो है वो यहाँ पे किया जाता है। तो नेहरू जी का जो राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो विचार है, उनमें उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण रहा है, अर्थात भारत के अतीत को और वर्तमान के साथ जोड़ करके भविष्य की जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की जा रही है, उन पे उन्होंने बल दिया है। अर्थात अतीत की घटनाएं, अतीत के कार्य, वर्तमान की घटना, वर्तमान के कार्यों के आधार पे भविष्य के प्रति संभावनाएं जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। तो उनका, इनके राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार है उनमें समन्वयवादी दृष्टिकोण भी है, वो अपने को दिखाई देता है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का समर्थन। मैं यहां लिख देता हूं इसमें, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का समर्थन। आगे चल करके आप जब योगदान की चर्चा करोगे तो योगदान में आप इस प्रकार की जो कार्यशैली है उनको आप उनके पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अब धर्मनिरपेक्ष यानी राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। धर्म जो है वो नैतिकता का एक विषय, नैतिकता के आधार पे धर्म का पालन होना चाहिए, राष्ट्र विशेष का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। भारत की अपन चर्चा करें तो विविधता में एकता, यहां पर क्या देखा कि अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या है, निवास करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय एकता, अखंडता की अपन चर्चा करते हैं तो वो अपने को यहाँ क्या है, दिखाई देती है। तो ये नेहरू जी जो थे वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का समर्थन करते हैं। तो यहाँ अपन जब इनके राष्ट्रवाद संबंधी जब विचारों का अध्ययन अपन जब करते हैं तो अपन इन पॉइंट्स के आधार पे अपन इन चीजों को क्या है, समझने का प्रयास कर सकते हैं कि नेहरू जी का जो योगदान है, उनके पॉइंट्स जब अपन बनाएंगे कि नेहरू जी ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार का योगदान जो था वो उन्होंने दिया है, उसको अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने नेहरू जी के संदर्भ में उनके जो महत्वपूर्ण जो प्रकरण है उनका अपन ने डिवाइडेशन किया था कि किस प्रकार से अपन इनके चरणबद्ध तरीके से अपन इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा था लोकतांत्रिक समाजवाद, जो अपन प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, और मैंने कहा था कि लोकतांत्रिक समाजवाद की जो मूल परिभाषा है, उसका जो मूल अर्थ है, आपको वो समझने का प्रयास करना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो दो शब्द इसमें दिखाई देते हैं, एक लोकतंत्र है, दूसरा समाजवाद है। नेहरू जी ने लोकतंत्र और समाजवाद में क्या है, समन्वय करने का प्रयास किया, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा है ना, समन्वयवादी दृष्टिकोण। यहाँ राष्ट्रवाद की भावना में समन्वयवादी जो दृष्टिकोण है वो भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ जोड़ करके देखा गया। यानी भारत का अतीत कैसा था, वर्तमान कैसा है, और भविष्य को लेकर के किस प्रकार की संभावनाएं जो हैं वो व्यक्त की जा सकती है। यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में जब लोकतंत्र अपनाया गया तो उस समय भारत की जो अतीत की और वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके ये संभावनाएं व्यक्त की गई थी कि भारत में लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है,
अपन को ये लोकतंत्र वाला स्वरूप अपनाना चाहिए, क्योंकि ये इससे भारत का भविष्य जो है वो उज्जवल होने वाला है, या ये व्यवस्था जो है भारत के लिए अच्छी साबित होगी। तो इस प्रकार से अतीत और वर्तमान को जोड़ करके भविष्य के प्रति संभावनाएं जो है वो तलाश की जाती है। और नेहरू जी ने राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में एक समन्वयवादी दृष्टिकोण के आधार पर भारत के संदर्भ में इन्हीं चीजों को देखने का प्रयास किया है कि अतीत और वर्तमान के आधार पर भविष्य का जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र जो है उसमें व्यक्ति के राजनीतिक पहलू जो होते हैं उन पे बल दिया जाता है, जिसमें स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, उस पर बल दिया जाता है। इसके अलावा अपन जब समाजवाद की चर्चा करते हैं तो समाजवाद में क्या होता है कि व्यक्ति की जो आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं उनको केंद्रीय महत्व अर्थात केंद्रीय रूप में एक स्थान दिया जाता है। व्यक्ति की जो आर्थिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति की आर्थिक जो समानता है, व्यक्ति का जो जस्टिस की अपन बात करें, न्याय है, व्यक्ति की सुरक्षा की जो गारंटी है, वो यहाँ समाजवाद के रूप में दिखाई देती है। और इन दोनों को जोड़ने का प्रयास, यानी इनमें दोनों में समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास नेहरू जी ने किया था। तो राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार थे, इन पॉइंट्स के आधार पे आप देख सकते हैं। इसी के आधार पे आप अंतरराष्ट्रवाद की अपन चर्चा करें तो नेहरू जी भी इस प्रकार के आरोप लगे हैं, आलोचनाएं हुई है कि नेहरू जी ने राष्ट्रवाद की बजाय अंतरराष्ट्रवाद में ज्यादा बढ़ावा दिया है, जिसके लिए मैंने आपको बताया भी था। आप देख सकते हैं यूएनओ में भारत का योगदान देख सकते हैं। गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था वो आप देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जो तृतीय वर्ल्ड वॉर की जो संभावनाएं बन रही थी शीत युद्ध काल में, उनको समाप्त कर दिया था। अगर ये आंदोलन यहां नहीं खड़ा होता तो हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं जो है वो बन सकती थी। लेकिन इस आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण जो दो महाशक्तियां अपने सामने थी, इन दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन का जो कार्य जो किया था वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया था। अर्थात उस समय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नवोदित राष्ट्र अर्थात जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनके सामने सबसे बड़ी स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि वो किसका साथ दें। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने के लिए उन्हें किस प्रकार की परिस्थितियां जो है वो बनानी पड़ेंगी, किसका समर्थन जो है उन्हें आवश्यक होगा। तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या तो यूएसए था, या यहाँ पे अपन देख सकते हैं यूएसएसआर था, अर्थात सोवियत संघ की अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ या तो वो यूएसए के साथ जाए या वो सोवियत संघ के साथ जाए। गुट दो ही थे, लेकिन इनके बीच में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो आधार नेहरू जी ने तैयार किया था, यह भी एक ऐसा रंगमंच था जहां विश्व के जो नवोदित राष्ट्र, जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन्हें एक ऐसा मंच मिला कि इसके सहारे से उन्होंने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया। ना तो वो अमेरिका गुट में गए, ना ही वो सोवियत संघ के गुट में गए, स्वतंत्र होकर के अपनी विदेश नीति का संचालन किया, जिसके कारण इनमें जो नवोदित राष्ट्रों की संख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और यहाँ ये गुट जो थे वो कमजोर होने लगे, जिसके कारण तृतीय विश्व युद्ध की जो संभावनाएं बन रही थी वो धीरे धीरे क्या थी, समाप्त होने लगी थी। और 1990-91 के दशक की अपन जो चर्चा करते हैं, उस समय सोवियत संघ के विघटन के साथ ही क्या हो गया था, जो शीत युद्ध का जो दौर था वो वहीं खत्म हो गया था। उसके बाद विश्व में केवल एक अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में अपने को दिखाई दिया था, जो आगे चल करके अपन थर्ड ईयर में जब आप आओगे तो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन जब अपन पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, उस समय अपन खुल करके इन पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, नेहरू जी के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। अगली कक्षा में अपन चर्चा करेंगे नेहरू जी के सांप्रदायिक संबंधी विचार और उनके योगदान को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।